सबसे पहले एक छोटे से रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जिस जगह बहुत से लोग बैठकर खाना खा रहे थे। वैसे यहाँ अभी एक बुढ़ा आदमी सभी लोगों को डेमन्स और ह्यूमंस के बीच चलती आ रही लड़ाई के बारे में कुछ ऐसी बातें बता रहा था जो कि सच नहीं थी। पर वहीं पास ही बैठे वही ज्योतिष और उनकी पोती भी अभी इनकी ही बात सुन रहे थे। वैसे अब 10 साल बीत चुके हैं, इसलिए अब वो भी पहले से बहुत बड़ी हो चुकी है। अब वो यहाँ उस झूठ बोल रहे आदमी को चुप करा देती है और कहती है कि तुम सभी को छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे हो। अब इससे यहाँ सामने बैठे उस ओल्ड मैन को गुस्सा आ गया था, लेकिन वो खड़ा होकर जब ज्योतिष के पास रखे फ्लैग को देखता है तो देखकर डर जाता है और माफी मांगते हुए बैठ जाता है। अब इस तरफ वो ज्योतिष कहने लगते हैं कि तुम लोगों को असली बात पता ही नहीं है कि आखिर डेमन्स और ह्यूमंस के बीच चलती आ रही लड़ाई क्यों और कैसे रुक गई। अब ये बात वहाँ पर बैठे और भी लोगों ने सुन ली थी। इस वजह से एक आदमी उत्सुकता में उनसे पूछता है कि क्या आप हमें भी बता सकते हो कि ये लड़ाई क्यों और कैसे रुक गई। इस पर ज्योतिष कहते हैं कि ये सारी बातें ज़ाओ फेंग से जुड़ी हुई हैं। पहले वो ज़ाओ फेंग के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो कहते हैं कि उसके पास एक ऐसा ट्रेजर था जिसके अंदर डार्क एनर्जी और डेमनिक ऑरा था। उस वेपन को खून की प्यासी छड़ी कहना गलत नहीं होगा। हालांकि एक दिन ज़ाओ फेंग की मुलाकात डेमन सेग की यंग मास्टर बाई यू से होती है, जिसके बाद सभी को ये राज पता चल चुका था कि ज़ाओ फेंग के ट्रेजर के अंदर डेमनिक ऑरा है। और अब इसी वजह से उन लोगों ने ज़ाओ फेंग को सजा देने की प्लानिंग की थी, लेकिन बदकिस्मती से उस सेक्ट का एक आदमी भी डेमन्स के साथ मिला हुआ था, जिस वजह से जब ये सारी चीजें हो रही थी उसी समय डेमन्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। ऐसी सिचुएशन में जब सेक्ट मास्टर को कुछ सही नहीं लगा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ज़ाओ फेंग को ही खत्म कर दिया जाए, जिससे ये ट्रेजर कभी यूज ही ना किया जा पाए। लेकिन अब जब वो अपनी तलवार का इस्तेमाल कर रहे थे उसी दौरान बाई यू सामने आ गई, जिसकी वजह से वो अटैक उसे लग जाता है। अब तभी यहाँ वो आदमी ज्योतिष से पूछता है कि इस सब के बाद बाई यू का क्या हुआ। इस पर वो ज्योतिष कहते हैं कि अब ज़ाओ फेंग की जान बच गई थी, लेकिन इस चीज में बाई यू ने अपनी जान गंवा दी थी। उसे बचाने का एक ही रास्ता है, लेकिन वो रास्ता लगभग नामुमकिन सा है। अब तभी वो ही आदमी पूछता है कि फिर उसके ज़ाओ फेंग का क्या हुआ। अब जैसे ही वो इतना कहता है तो अचानक से वहाँ पर हवा चलने लगती है और हम देखते हैं कि अभी 10 साल बाद वाला ज़ाओ फेंग भी नकाब पहने वहाँ बैठा हुआ था और इनकी ही बातें सुन रहा था। वैसे इसके बाद से अब असली कहानी शुरू होती है। हमें दिखाया जाता है कि नियान और उसके कुछ साथी अपने डेमन क्लैन के डिसाइपल्स के साथ अभी कुछ ह्यूमन डिसाइपल से फाइट कर रहे थे। ये फाइट लगभग बराबर की थी क्योंकि वहाँ पर दोनों के ही लोग मारे जा रहे थे। लेकिन तभी नियान अपनी डेमोनाइट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, पर उसी समय पर अचानक से कोई आकर सिर्फ अपने हाथ से ही उस टेक्निक को खत्म कर देता है, जिससे नियान की एक आंख भी फूट जाती है और नियान वही नीचे गिर जाता है। पर अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ाओ फेंग आता है और बहुत ही स्पीड में नियान के कई सारे डिसाइपल्स को एक साथ खत्म कर देता है। अब ये चीज देखकर वहाँ पर हर कोई बहुत हैरान लग रहा था। वैसे यहाँ अपने कई सारे साथियों को बढ़ता हुआ देख डेमन क्लैन के कई सारे डिसाइपल सीधा आकर ज़ाओ फेंग के सामने घुटने टेक देते हैं, जो देखने के बाद नियान और उसके साथी भी हार मान चुके थे। यहाँ पर नियान जिस ब्लड रिफाइनिंग सील को प्रोटेक्ट कर रहा था वो उसे निकालते हुए कहता है कि ये 800 साल से हमारे पास है, लेकिन अब ये तुम्हें देने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वैसे अब तभी वहाँ पर खड़ा हुआ एक दूसरा आदमी नियान से कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ ब्लड रिफाइनिंग हॉल को दे दी, लेकिन मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। वो कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर इसे ये ट्रेजर नहीं देना चाहिए। अब ये सुनते हुए नियान उससे कहता है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या तुम कुछ कर सकते हो। अब यहाँ वो आदमी भी बहुत डरा हुआ था, लेकिन अभी नियान भी समझ रहा था कि सिचुएशन क्या है। इस वजह से अब वो उस सील को उसी आदमी को देते हुए कहता है कि अगर तुम इसे बचा सकते हो तो बचा लो। वैसे अभी वो आदमी डरते हुए वहाँ से पीछे हट जा रहा था। वो अपनी तलवार ज़ाओ फेंग की तरफ करते हुए कहता है कि मेरे करीब मत आना। वैसे वो आदमी इतना डरा हुआ था कि उसने अपनी आंखें ही बंद कर ली थी, लेकिन अब जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि ज़ाओ फेंग उसके बहुत करीब है। इस चीज से वो बहुत डर गया था। तभी ज़ाओ फेंग उससे कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। लेकिन अब यहाँ पर वो आदमी कहने लगता है कि देखो तुम मुझे मार दो, मैं तुमसे नहीं डरता, लेकिन मैं जिंदा रहते हुए ये सील तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा।
अब जाओ फैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि इससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, और तुम भी ये बात जानते हो कि तुम भी मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि अगर तुम मुझे मारते हो तो इसके बाद डेमन किंग तुम्हें भी खत्म कर देगा। ये सुनते हुए वो आदमी और ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि तुम आखिर सोच क्या रहे हो और तुम चाहते क्या हो। वैसे अभी तो उसके पास और कोई चारा नहीं था जाओ फैंग का साथ देने के अलावा। इस वजह से वो जाओ फैंग से बार बार पूछ रहा था कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, और अब इसके बाद वो उसके पीछे भागता है। वैसे जाओ फैंग अभी बाई यू से मिलने जा रहा था, जिस वजह से रास्ते में जब जाओ फैंग किंग यू सेट के पास से निकलता है तो यहाँ उसकी स्टिक से निकलने वाली उस डेमोनिक एनर्जी को वहाँ किंग यू सेट का वो गार्डियन ड्रैगन भी सेंस कर लेता है, जिस वजह से अब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पानी से बाहर निकल आता है। ये देखते हुए भी क्विंग यू सेट के सभी डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे और घबराते हुए वो यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। पर अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दो डिसाइपल्स आते हैं, जिसमें से एक सीनियर ली थे। वो दोनों ही यहाँ आकर अलग अलग फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए उस गार्डियन ड्रैगन को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि गार्डियन ड्रैगन की पावर के सामने उनके ये फॉर्मेशन नहीं टिक पाते, पर उसी समय वहाँ पर सीनियर लू भी आ जाती है। सीनियर लू अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी और साथ ही पावरफुल भी। वो यहाँ पर अपनी तलवार निकालते हुए कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करती है और बहुत जल्द उस गार्डियन ड्रैगन को शांत करवाने में कामयाब हो जाती है। वैसे इसके बाद अब वो गार्डियन ड्रैगन वहाँ से चला गया था। अब जब सीनियर ली वहाँ नीचे आती है तो यहाँ सीनियर ली उससे कह रहे थे कि ना जाने आज गार्डियन ड्रैगन को क्या हो गया था, वो हमेशा से तो ऐसा गुस्सा नहीं करते थे। वैसे यहाँ अभी सीनियर लू भी थोड़ी सी हैरान लग रही थी क्योंकि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम उसी गुफा में आ जाते हैं जहाँ पर बाईयू की बॉडी को रखा गया है। वैसे अभी जाओ फैंग यहाँ डेमन किंग से मिलने के लिए आया था क्योंकि डेमन किंग उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाह रहे थे। वैसे अब जाओ फैंग यहाँ आकर बाईयू से कहता है कि बाईयू मैं फिर से आ गया। वो बताता है कि वो उसके फादर मतलब डेमन किंग के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो ये भी कहता है कि वो सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहा है जिससे कि वो बाईयू से मिल सके और किसी तरह से उस खास सेक्टर को ढूंढ सके जहाँ से बाईयू को बचाया जा सकता है। वैसे जाओ फैंग भी बहुत दुखी था, साथ ही वो दुखी होते हुए कहता है कि क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे। वैसे अब वो ये भी कहने लगता है कि मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें तो ये बात मुझसे भी ज्यादा अच्छे से याद होगी। वो ये कह रहा था कि सब कुछ बदल चुका है, कुछ भी पहले की तरह नहीं रहा, बस सेम हो तो तुम। वैसे वो यहाँ पर कितनी भी बातें करे लेकिन बाईयू उनका जवाब नहीं देने वाली, पर फिर भी उसे भरोसा था कि बाईयू शायद उसकी बातें सुन रही होगी। इसके बाद अब हम वहाँ उसी गुफा के बाहर देखते हैं कि अभी बाईयू की वो आंटी उनकी बातें सुन रही थी। वैसे उसका ध्यान उन बातों पर नहीं था। अब तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि इस आंट से कहता है कि सेक्ट लीडर तुम्हें बुला रहे हैं। वैसे यहाँ बाईयू की आंटी उससे कहती है कि साओफेंग जब भी यहाँ पर आता है वो हमेशा बाईयू से जरूर मिलने के लिए आता है। इस पर वो आदमी कहता है कि तुम्हें उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, भले ही वो बाईयू को पसंद करता है लेकिन सेक्ट लीडर भी उससे संभल कर बात करते हैं क्योंकि उनका भी यही मानना है कि अभी भी साओफेंग के अंदर डेमंस के खिलाफ हेट्रेड भरी हुई है। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जिंगयू को देखते हैं जो कि इस वक्त टेंपल के बाहर बैठकर मेडिटेशन कर रहा था, लेकिन उसी दौरान उसकी तरफ कोई जलती हुई मोमबत्ती फेंकता है और अब जिंगयू इसके लिए ऑलरेडी पूरी तरह से तैयार था। इस वजह से वो बिना देखे ही उस मोमबत्ती को बीच से कट कर देता है, लेकिन अब जब वो मुड़ता है तभी एक और जलती हुई मोमबत्ती उसकी तरफ आ रही थी। वो उस मोमबत्ती के भी कई सारे टुकड़े करते हुए वहाँ पर आसपास लगी हुई लैंटर्न को जला देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये मोमबत्ती अभी उस टेम्पल के वो मॉन्क फेंक रहे थे। यहाँ जिंगयू आगे आते हुए तुरंत ही अपना हाथ जोड़ लेता है। अब तभी वो ओल्ड मॉन्क उससे कहते हैं कि तुम तलवार चलाने में बहुत ही ज्यादा माहिर हो चुके हो, इसका मतलब अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वैसे वो ये भी कहते हैं कि मैं यहाँ तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि मुझे खबर मिली है कि क्विंगियो सेक्टर में कुछ बड़ा होने वाला है, जिस वजह से अभी यंग जनरेशन के सभी डिसाइपल्स को वहाँ पर बुलाया जा रहा है। मेरे हिसाब से तुम्हें भी वहीं जाना चाहिए। अब यहाँ ओल्ड मॉन्क को छोड़कर जाने की बात से जिंगयू थोड़ा सा उदास हो गया था, पर इस पर ओल्ड मैन जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि तुम बेमतलब का ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो। वैसे अब जिंगयू तुरंत ही अपने घुटनों पर आता है और उनसे कहता